बहुत समय की बात है। मगध साम्राज्य के एक सुंदर और शांत गांव कनकपुर में केशव नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। गांव में केशव की अपनी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था कि वो अपनी उस छोटी सी जमीन पर इतनी अच्छी फसल उगाए कि उससे मिलने वाले मुनाफे से वो अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा कर सके और उन्हें एक खुशहाल जीवन दे सके। केशव का परिवार बहुत छोटा और प्रेमपूर्ण था। उसके परिवार में उसकी वृद्ध माँ सावित्री, पत्नी ममता और उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम नंदू था। केशव बहुत मेहनती था। वो सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही बिस्तर छोड़ देता और अपने कंधों पर हल रखकर खेतों की ओर निकल जाता। लेकिन उसकी इतनी मेहनत और लगन के बावजूद फसलें अक्सर अच्छी नहीं हो पाती थीं। इसके पीछे का कारण ये था कि उसके पास न तो अच्छी गुणवत्ता के बीज थे और न ही खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन। फसलें पानी के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थीं। फिर भी केशव अपनी इस कठिन स्थिति में संतुष्ट था और हर रात सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करता था। उसी गांव में एक बहुत ही प्रभावशाली और अमीर सेठ रहता था जिसका नाम सेठ करोड़ीमल था। सेठ करोड़ीमल जितना धनवान था उतना ही लालची और पत्थरदिल भी। उसने अपनी चतुराई और ऊंचे ब्याज के जाल में फंसाकर कनकपुर के कई गरीब किसानों की जमीनें अपने नाम लिखवा ली थीं। वो किसानों की लाचारी का फायदा उठाने में माहिर था। एक वर्ष कनकपुर में भीषण सूखा पड़ गया। महीनों बीत गए लेकिन आसमान में बादलों का नामो निशान तक नहीं दिखा। धीरे धीरे गांव के कुएं सूख गए और तालाबों की मिट्टी फटने लगी। केशव के खेत भी इस सूखे की मार से अछूते नहीं रहे। उसकी हरी भरी दिखने वाली फसलें अब सूखी घास बन चुकी थीं। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो गया और नंदू भूख से रोने लगा। ममता, इस साल तो बड़ी विपत्ति आ गई है। हमारे सारे खेत बंजर हो गए हैं और फसल का नामो निशान नहीं बचा। अब हम इस नन्हे बालक का पेट कैसे भरेंगे? हाँ केशव भाई, मेरी भी हालत वैसी ही है। समझ नहीं आ रहा कि संकट से कैसे निपटें। सरकार ने तो राहत का वादा किया था पर अभी तक कुछ पहुंचा नहीं। मुझे लगता है हमें सेठ करोड़ीमल से मदद मांगनी चाहिए। उन्हें हमारी स्थिति के बारे में जरूर पता होगा। केशव भाई, सेठ के पास जाना तो मौत के मुंह में जाने जैसा है। अभी पिछले महीने ही उसने सोहन की जमीन हड़प ली क्योंकि वो समय पर ब्याज नहीं दे पाया था। वो बहुत निर्दयी इंसान है। लेकिन बिरजू भाई, अभी हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। घर में राशन का दाना तक नहीं बचा। अब जो भी हो, सेठ ही आखिरी उम्मीद है। देखो केशव, मेरा फर्ज था तुम्हें सचेत करना। अब जो तुम्हारी इच्छा। मुझे तो लगता है हमें मिलकर गांव की पंचायत से बात करनी चाहिए। किसानों अगले दिन किसान पंचायत पहुंचे पर पता चला कि मुखिया जी गांव से बाहर हैं और 1 महीने तक कोई सुनवाई नहीं होगी। निराश होकर सब घर लौट आए। भूख से तड़पते परिवार को देखकर केशव का दिल बैठ गया। उसने अंततः सेठ करोड़ीमल के पास जाने का निश्चय किया। आओ केशव, सुना है तुम्हारी जमीन अब केवल धूल उड़ा रही है। बोलो क्या चाहिए? सेठ जी, सूखे ने हमें बर्बाद कर दिया है। घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर आप थोड़े बीज और राशन के लिए कुछ पैसे उधार दे दें तो बड़ी कृपा होगी। मदद तो मिल जाएगी पर मेरी शर्तें तुम जानते ही हो। तुम्हें अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी और इस कागज पर अपना अंगूठा लगाओ। अगर तुम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो ये जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। केशव ने भारी मन से उन कागजों पर अंगूठा लगा दिया। उसे कुछ पैसे और बीज मिल गए। वह घर लौटा और ममता को सारी बात बताई। ममता, सेठ ने मदद तो की है पर हमारी जमीन अब उसके पास बंधक है। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो हम बेघर हो जाएंगे। आप चिंता ना करें, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। भगवान हमारे साथ हैं। आप कल से ही इन बीजों को बोने की तैयारी शुरू कीजिए। अगले ही दिन से केशव ने खेतों में जी तोड़ परिश्रम करना शुरू किया। उसने दिन रात एक कर दिया। किस्मत ने भी करवट बदली और गांव में इस बार ऐसी जमकर बारिश हुई कि खेत पानी से लबालब भर गए।
कुछ ही महीनों में केशव की फसल पककर तैयार हो गई। इस बार फसल इतनी शानदार थी कि पूरे गांव के लोग उसे देखने आते थे। देखो ममता, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम सेठ का कर्ज भी चुका देंगे और अपनी जमीन भी छुड़ा लेंगे। सच कहा आपने। चलिए आज ही कटाई शुरू करते हैं। फसल बेचकर केशव को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। वह खुशी खुशी पैसों की थैली लेकर सेठ करोड़ीमल की हवेली पहुंचा। सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे और ब्याज। अब मेरी जमीन के कागज वापस कर दीजिए। ये पैसे तो बहुत कम है केशव। तुम्हारा ब्याज तो अब दोगुना हो गया है। तुमने समय पर भुगतान नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें 25% अतिरिक्त दंड देना होगा। पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि जब पैसे आए तब चुका देना। मैंने फसल बेचते ही सबसे पहले आपके पास दौड़ लगाई है। ये अन्याय है। सेठ जी, हम पूरी रकम लेकर आए हैं। आप हमारी सादगी का फायदा नहीं उठा सकते। ज्यादा बहस मत करो। अगर जमीन चाहिए तो और पैसे लाओ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। केशव और ममता निराश होकर घर आए और गांव के अन्य किसानों को सेठ के धोखे के बारे में बताया। ये सुनकर गांव के सभी किसान क्रोधित हो उठे। बिरजू ने सबको एकजुट किया। भाइयों, आज केशव के साथ ऐसा हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। हमें इस सेठ की तानाशाही को रोकना ही होगा। अब मुखिया जी भी वापस आ गए हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। लेकिन ये सब करने से क्या सेठ जमीन वापस कर देगा? कहीं ऐसा ना हो भाई कि वो सेठ हमारे भी जमीन ले ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सब चलो। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो ये तो पक्का है कि कल हमारे साथ भी यही होगा। इसलिए हमें अभी कदम उठाना होगा। चलो तुम सब। सभी किसान मिलकर सेठ करोड़ीमल के पास पहुंचे। उनके साथ पंचायत के सदस्य भी थे। सेठ जी, केशव ने आपको पूरी रकम दे दी है, आप उसकी जमीन क्यों नहीं लौटा रहे? तुम लोग बीच में मत पड़ो। ये मेरे और केशव के बीच का लिखित मामला है। सेठ जी, हमें पता है कि आप कागजों में हेर फेर करते हैं। अगर आपने अभी के अभी केशव की जमीन वापस नहीं की तो हम सभी किसान मिलकर आपके घर के सामने धरना देंगे और ये मामला सीधे जिले के बड़े साहब तक ले जाएंगे। फिर आपकी बदनामी भी होगी और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। जब सेठ ने देखा कि पूरा गांव एक होकर उसके विरुद्ध खड़ा है और मामला हाथ से निकल सकता है, तो वो बुरी तरह घबरा गया। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, आप तो बात को कहां ले गए। मैं तो बस केशव को डरा रहा था ताकि वो आगे से और मेहनत करे। ये लो केशव, तुम्हारी जमीन के कागज। मुझे कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं चाहिए। गांव की एकता के सामने सेठ को घुटने टेकने पड़े। केशव को उसकी जमीन और इज्जत दोनों वापस मिल गए। केशव और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगे। गांव वालों ने भी ये सीख लिया कि जब तक वे एकजुट हैं, कोई भी उनका शोषण नहीं कर सकता।